हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाइव आ चुका हूं और पता नहीं आपके पास मेरे आवाज आपके पास पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज 10 मिनट देर से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सब लोग जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़ सके। और आगे आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो क्या है, रिवीजन क्लास है, पार्ट 2 है आज। तो जल्दी से कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके पास ये ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छे तरीके से पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? आवाज क्लियर सुनाई पड़ रही है सबको? ऑल ओके? गौतम, यस, ओके। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, तब तक आप इसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी क्या करना है, आपको शेयर करना है और जो भी जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थोड़ी देर में हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बस 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। आज मैं अपने लैपटॉप से लाइव आया हूं, तो सेटअप करने में भी काफी टाइम लग गया था, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हाँ, गुड इवनिंग सबको। आज रिवीजन क्लास है, 10th का साइंस है और इसका टाइम तो 7:30 पे था, लेकिन 15 मिनट या 10 मिनट लगभग लेट हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं है, अभी पूरा सेटअप करने में काफी टाइम जा रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते इस पर। और आज कैमरा भी स्टार्ट नहीं हो पाया है। आप तो मैंने पूरी कोशिश की कि कैमरा भी लैपटॉप पर ऑन हो जाए, लेकिन वो पता नहीं इनेबल नहीं हो पाया था। ठीक है, और मेरा माइक भी स्टार्ट नहीं हो पाया। हाँ रोहित, गुड इवनिंग। ठीक है, तो शुरू करा जाए आज का क्लास। आज की क्लास में क्या था, कुछ क्वेश्चंस भेजे गए थे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। तो वो क्वेश्चन तो मुझे व्हाट्सएप से भी मिले थे, जिसे मैंने इसे शामिल किया है। वैसे आज मैं कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो भी क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 2021 का क्वेश्चन है, मतलब जस्ट 1 साल पहले जो क्वेश्चन किया गया था उससे करने वाले हम लोग। ठीक है,
तो शुरू कर किया जाए। ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को क्या करते हैं, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं, ऐसा क्यों है। हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण पढ़ा है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है देखिएगा। क्या होता है कि जैसे ये उत्तल दर्पण है तो इस पर सामने का जो वक्र सतह होता है वो उभरा हुआ होता है ना। तो इसके सामने अगर कोई वस्तु होंगी उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में अगर कोई सामने कोई वस्तु रखा हुआ होगा, तब इसी का प्रतिबिंब मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, मतलब इस साइड बनेगा, ठीक है ना। तो दर्पण के पीछे बनता है और ये सीधा बनता है। ये अगर वस्तु है तो ये क्या है, प्रतिबिंब है। ओके, तो इसका क्या कारण है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों में हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। इसका क्या कारण है, क्योंकि जब हम इसको साइड मिरर के रूप में उपयोग करेंगे तो पीछे से जो गाड़ी आ रही होगी, जो वाहन आ रही होगी, उसको हम देखना चाहेंगे तो वो सीधा दिखेगा। तो इसका कारण क्या है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। ये पहला कारण हुआ कि हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा होता है ना। आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है इसमें उत्तल दर्पण में, वो वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो में मतलब अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा और कम से कम 360p पर जरूर देखिएगा। कम से कम 360 पर देखिएगा, तभी ये आपको अच्छे से दिखाई पड़ेंगे। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। तो ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका क्या कारण है, एक मिनट, पेन सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, कहता है कि सामान्य नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो क्या कारण है इसका, देखिए नेत्र का जो अगला भाग होता है वहां पे एक क्या होता है, लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है ना।
तो नेत्र लेंस का जो क्षमता है वो क्या करता है कि सामने रखे किसी वस्तु को, मतलब कि नेत्र के सामने कोई भी वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब बनाएगा अपने दूसरी ओर। मतलब सामने तो वस्तु है, इधर क्या है, वस्तु है, तो इसके दूसरे ओर क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब तभी हमें दिखाई देगा, मतलब मस्तिष्क को पता चलेगा कि कुछ सामने रखा हुआ है। वैसे रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ पता भी नहीं चलेगा कि सामने कुछ रखा हुआ भी है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नेत्र लेंस की क्षमता है वो ऐसा है कि वो 25 सेंटीमीटर के वस्तु का ही प्रतिबिंब वो रेटिना पे बना सकता है। इससे दूर वाले वस्तु, इससे जो अगर दूर कोई वस्तु को हम रखेंगे, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर कोई वस्तु को हम रखेंगे, तब उसका प्रतिबिंब भी रेटिना पे बनाएगा। लेकिन इससे कम दूरी, मतलब 25 से घटाकर मान लीजिए हम 20 सेंटीमीटर पे वस्तु को रखते हैं, तब लेंस उसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बना पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका सामान्य सा कारण क्या है कि सामान्य नेत्र के जो 25 सेंटीमीटर से निकट रखेंगे वस्तु तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा बल्कि रेटिना के बाहर बनेगा। रेटिना मान लिया जाए यहां पर है रेटिना, तो रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनेगा और रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनने के कारण क्या होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये भी। 25 सेंटीमीटर ही क्या होता है, इसको सुस्पष्ट, मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। देखिए अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक क्या कहता है कि दो माध्यम हो, मान लिया जाए एक हवा हो और एक माध्यम ले लो कांच, आप पानी भी ले सकते हैं, जल। तो क्या कहता है कि दो माध्यम में जो अपवर्तनांक हमें पता करना है ना, तो दो माध्यम में क्या होता है, प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। ये प्रकाश के वेग का अनुपात होता है, ये क्या है, अपवर्तनांक है। मतलब कि हवा में तो हवा की तुलना में अगर जो अपवर्तनांक निकालनी है तो हवा में प्रकाश की चाल और बटे कांच में प्रकाश की चाल हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं, तो अगर हमें हवा के तुलना में अपवर्तनांक निकालना होगा तो हवा के अपवर्तनांक को, मतलब हवा में प्रकाश के वेग को ऊपर लिखेंगे और कांच में प्रकाश के वेग को हम नीचे लिखेंगे। कांच में प्रकाश के वेग, ये हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कांच का अपवर्तनांक आएगा। ठीक है, अगर हम निर्वात की तुलना में कांच का अपवर्तनांक निकालना चाहेंगे तो ऊपर हमें क्या लिखना होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग। उसी प्रकार से अगर जल और कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, जल की तुलना में कांच का अपवर्तनांक निकालना हो तो जल का वेग ऊपर लिखेंगे और कांच का वेग नीचे लिखेंगे। तो क्या कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। मतलब क्या कहता है कि हीरा जो है वो हवा की तुलना में, हीरा जो है इसका अभिप्राय क्या है, कथन का अभिप्राय कहता है कि हीरा किसकी तुलना में, हवा की तुलना में, हीरा हवा की
तुलना में 2.42 गुना क्या है, सघन है। आप सघन माध्यम और विरल माध्यम पढ़े होंगे। सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। उसी प्रकार से आप ये भी जानते हैं कि विरल माध्यम में, ये एकदम नोट करने वाली बात है कि विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का वेग। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा। ओके, अब इसी का जस्ट आप उल्टा कर सकते हैं कि सघन माध्यम में क्या होगा, प्रकाश का वेग कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसमें प्रकाश को गति करने में कुछ अवरोध का सामना करना पड़ेगा, जबकि विरल माध्यम में अवरोधक कम होते हैं। सबसे अधिक विरल कौन होता है, तो निर्वात होता है। सबसे अधिक विरल कौन होता है, निर्वात होता है। ओके, खुद से काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये भी। तो सघन माध्यम जो होगा उसमें प्रकाश का वेग जो होगा वो थोड़ा कम होगा और उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, हमारा पेन टैब जो है अपने से काम करने लगता है। अब इसका क्या करें, प्रॉब्लम एक नहीं है, कई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पता नहीं पेन टैब कभी कभी नहीं काम करता है। हाँ ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विद्युत लैंप का अनुमतांक क्या है, 60 वाट है और 220 वोल्ट है। देखिए क्या क्या दिया, ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। कहता क्या है कि एक विद्युत लैंप है, मतलब एक बल्ब है। क्या है, एक विद्युत बल्ब है। इस पर क्या लिखा हुआ है, वाट लिखा हुआ है। कितने, मतलब ये P बराबर दिया हुआ है 60 वाट। पावर मतलब शक्ति दिया हुआ है 60 वाट का ये बल्ब है। इसका वोल्टेज जो होनी चाहिए V कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। अगर कहता है कि इसी बल्ब को हम 100 वोल्ट के विद्युत परिपथ से जोड़ दें, मतलब 100 वोल्ट के विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, पता नहीं क्यों काम करने लगता है। 100 वोल्ट के विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो इस पर कितनी धारा ली जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। और प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें दो चीज है, पावर है और विभवांतर है। तो आप डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगा करके भी आप इसके प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, या फिर पहले आप क्या कीजिए, धारा का मान निकाल लीजिए कि इस बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। अगर हम 220 वोल्ट और 220 वोल्ट इस पे आरोपित करेंगे तो कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो I बराबर क्या होता है, P बटे V होता है। क्या होता है, P बटे V होता है। अब इसका वैल्यू रख दूं, P का मान कितना है 60 और इसका वोल्टेज कितना है 220। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 3/11 आएगा। ठीक है।